Negligence per se. Before we come to its meaning, let's try to understand from an example first. So, imagine कीजिए there is a person जोनी अपनी कार को लेकर निकल पड़ते हैं सड़क की तरफ एंड एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर्स होती है। ये जो चीज़ है डिफरेंट साइन बोर्ड्स पर लिखी होती है क्लियरली, बट जोनी इन सबको इग्नोर करते हुए एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे चल रहे होते हैं। अचानक एक टर्न आ जाता है, ओवर स्पीडिंग की वजह से कार जोनी के कंट्रोल से निकल जाती है एंड एक पर्सन को हिट कर देते हैं। तो गाइस ये है नेग्लिजेंस पर्सी का एक प्योर एग्जांपल। आगे जब हम इस सेम एग्जांपल को डेफिनेशन और दीगर डिटेल्स के साथ देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें 100% क्लियर हो जाएगा। Hello fellows, I hope all of you are feeling fine. I'm Vedam Muxi. As you already know that in this video you're going to learn about negligence per se. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, make sure to subscribe our channel and like this video. Let's move to video. So fellows, these are a few things जिनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। I would recommend pause the video and give them a read. इसके अलावा इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि नेग्लिजेंस पर से जो है नेग्लिजेंस के स्पेशल केसेस के अंदर फॉल करता है। सो फेलोज, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि नेग्लिजेंस पर से क्या है, यू सिंपली होना से कि नेग्लिजेंस पर से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि चाहे कोई एक शख्स नेग्लिजेंट हो या ना हो, बट हम उसे नेग्लिजेंट ही मानेंगे अगर वो किसी लॉ को वायलेट करता है एंड उसके नतीजे में अगर कोई पर्सन इंजर्ड होता है। अगर इसी सेम चीज़ को हम थोड़ा सा कंपेयर करें ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस के साथ, तो यू नो कि ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ को कंपनसेशन का क्लेम लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, उसे साबित करना पड़ता है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था, उसने अपनी लीगल ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया। पर जहाँ बात करते हैं नेग्लिजेंस पर से की, तो यहाँ पे प्लेंटिफ को ऐसा कुछ भी साबित नहीं करना होगा। प्लेंटिफ को बस जैसे इतना शो करना होगा कि डिफेंडेंट ने लॉ को वायलेट किया है एंड दैट्स सफिशिएंट टू अज्यूम कि ही वॉज नेग्लिजेंट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे जोनी लॉ को वायलेट करता है। लॉ क्या था कि मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर स्पीड, पर जोनी इस लॉ को वायलेट करता है, 70 किलोमीटर पर स्पीड पे चलता है और किसी को इंजर्ड करता है। तो यहाँ पे जिस पर्सन को इंजर्ड किया वो ये नहीं कहेगा कि जोनी नेग्लिजेंट था, ठीक से नहीं चला रहा था, बस वो सिर्फ इतना शो करेगा जोनी ने ओवर स्पीडिंग की, दैट्स इट। सो नाउ यू कैन रियलाइज़ कि नेग्लिजेंस पर्सी का कॉन्सेप्ट किस कदर आसानी पैदा कर देता है विक्टिम के लिए कि वो अपना कंपनसेशन का क्लेम ले सके। इसके अलावा ये कहा जाता है कि नेग्लिजेंस पर्सी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक फॉर्म है। अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, आप इस पर हमारी सेपरेट वीडियो दे सकते हैं। एंड दोनों में ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस में एंड नेग्लिजेंस पर्सी में कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो सिमिलर रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेग्लिजेंस पर्सी में आपको जो ज़्यादातर एग्जांपल मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ट्रैफिक वायलेशन के, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे कोई शख्स ओवर स्पीडिंग करता है, जो कि एग्जांपल हम देख के आए, या फिर इसी तरह से कोई एक सिग्नल वायलेट करता है, सिग्नल जंप करता है और किसी को इंजर करता है, वो भी नेग्लिजेंस पर्सी के डोमेन में आएगा। या फिर रात के टाइम पे आप कार चला रहे हैं बट आपके कार में जो है हेडलाइट्स काम नहीं कर रहे, किसी पर्सन को आप हिट करता है, नेग्लिजेंस पर्सी का रूल अप्लाई होगा। इसी तरह से कोई पर्सन है जो कि अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, उसके पास डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, लोगों को दवाइयाँ दे रहा है, अगर उसकी दवाई से कोई शख्स जो है किसी को इंजरी काज होती है तो दैट वुड आल्सो फॉल इन द डोमेन ऑफ नेग्लिजेंस पर्सी। इसी तरह से जो प्रोडक्ट, जहाँ पे फीडरल या फिर जो प्रोविंशियल लॉ है वो कहता है कि प्रोडक्ट को इस तरह से बनाएं, ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, ठीक है। अगर कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है और लॉ से कंप्लाई नहीं करती, जिसके नतीजे में अगर किसी को इंजरी कोई काज हो जाती है, तो नेग्लिजेंस पर्सी का रूल अगेन अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आपने कभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स देखे हो तो उन पे सेफ्टी नेट्स एंड केज प्लेटफॉर्म्स लगे होते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि आप ये लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे, कोई पर्सन इंजर्ड होगा, किसी पेडेस्ट्रियन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो नेग्लिजेंस पर्सी का रूल अप्लाई होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस पर्सी। सबसे पहली चीज़ जो प्लेंटिफ को साबित करनी होगी वो ये है कि डिफेंडेंट ने एक वैलिड लॉ को वायलेट किया है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लॉज तो हमारे पास हज़ारों किस्म के हैं, कौन सा लॉ, क्या हर किस्म के लॉ के वायलेशन पे नेग्लिजेंस पर्सी अप्लाई होगा? नहीं, हर किस्म के लॉ के लिए जो है नेग्लिजेंस पर्सी अप्लाई नहीं होगा। नेग्लिजेंस पर्सी जो है सिर्फ उन लॉज के वायलेशन पे अप्लाई होगा जो कि बनाए गए थे सेफ्टी पर्पसेस के लिए। अब इसका एग्जांपल है ट्रैफिक लॉज। ट्रैफिक लॉज क्यों बनाए गए? हमारे सेफ्टी के लिए बनाए ताकि हम सेफ रहें। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा, आप देखते हैं एक्सीडेंट काज हो जाता है। तो इस तरह के जो लॉज हैं उनकी वायलेशन होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो प्लेंटिफ को साबित करनी होगी वो ये है कि उस वायलेशन की वजह से ही प्लेंटिफ को इंजरी काज हुई है। अगर हम लॉज के जनरल नेचर की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक लॉ किसी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल को प्रोटेक्शन देता है। अगर बात करें ट्रैफिक लॉ की तो वो सिर्फ पब्लिक ऑन द रोड को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर लॉ या मैन्युफैक्चर लॉ को देखें तो वो कंज्यूमर्स को ही सिर्फ प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह से नंबर 3 जो है वो हमें बताता है कि प्लेंटिफ का उस क्लास में होना ज़रूरी है, उस क्लास का मेंबर होना ज़रूरी है जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है।
अगर हम सेम जोनी वाला एग्जांपल देखें तो यू कैन रियलाइज़ कि जहाँ पे जोनी ने एक पर्सन को हिट किया, ठीक है, वो पर्सन जो है रोड पे था और जनरल पब्लिक में आता है, जनरल पब्लिक ऑन द रोड, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैफिक लॉज एक्चुअली में बनाए गए थे। तो यहाँ पे इंजर्ड पर्सन बिल्कुल तीसरे एलिमेंट में फिट बैठता है। बट अगर आप इसका टोटली अपोजिट देखना चाहते हैं तो इसके लिए केस लॉ है गोरिस वी स्कॉट, ठीक है, 1874। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द हिस्ट्री ऑफ नेग्लिजेंस पर्सी। नेग्लिजेंस पर्सी जो है एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ यूएसए में होता है। अगर बात करें ब्रिटिश हिस्ट्री की तो वन ऑफ द अर्लीस्ट केसेस गोरिस वी स्कॉट 1874। फर्दरमोर अगर हम बात करें अपनी रीजन की तो इंडिया में 1996 में नेग्लिजेंस पर्सी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया गया एक केस में जिसका नाम है पूनम वर्मा वर्सेस डॉक्टर अश्विन पटेल एंड अदर्स। इस केस लॉ पे भी हमने एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस पर्सी एंड रेस इप्सा लोकेटा। रेस इप्सा लोकेटा पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहें डिटेल्ड तो वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। रेस इप्सा लोकेटा में हम जो है डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस को इन्फर करते हैं सर्कमस्टेंसेज से, केस के सर्कमस्टेंसेज एंड फैक्ट्स से हम इन्फर करते हैं कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें अपने नेग्लिजेंस पर्सी की तो हम वायलेशन ऑफ लॉ से इन्फर करते हैं कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है। तो बस यही इन दोनों में मेन डिफरेंस। जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नेग्लिजेंस पर्सी इज़ अ रेप्यूटेबल प्रिजम्पशन। यहाँ पर वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि नेग्लिजेंस पर्सी का क्लेम जहाँ पे प्लेंटिफ लाता है तो डिफेंडर उसे चैलेंज कर सकता है, ठीक है, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है, उसे रिब्यूट कर सकता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि रिब्यूटेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी, अगर आपके अगेंस्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, प्लेंटिफ कर लेता है या कोर्ट अज्यूम कर लेती है, तो उसको आप रिब्यूट कर ही नहीं सकते, कोई डिफेंसेस अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास डिफेंसेस अवेलेबल है नेग्लिजेंस पर्सी के लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज़ रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। तो जब हम नेग्लिजेंस पर्सी के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, आपने देखा कि प्लेंटिफ को 3 चीज़ें साबित करनी थी, यानी उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था, ठीक है। जब वो 3 चीज़ें साबित कर लेगा तो बर्डन शिफ्ट होगा, ठीक है, बर्डन शिफ्ट होगा डिफेंडेंट के ऊपर एंड देन ही विल बी आस्क्ड टू रिप्यूट, मतलब कि डिफेंडेंट से पूछा जाएगा कि बताइए आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी अगर एक चीज़ डिफेंडेंट साबित कर लेता है तो नेग्लिजेंस पर्सी का कानून उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1, डिफेंडेंट अगर शो कर दे कि लॉ को वायलेट करना ज़्यादा सेफ था हमारे लिए बनिस्बत इसके कि हम उससे कंप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लॉ कहता है कि रोड पर वॉक ना करें, इन स्ट्रीट फुटपाथ पर वॉक करें, बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि फुटपाथ पर आइस जमी हुई है तो हम वहाँ पे वॉक नहीं कर रहे एंड रोड पे वॉक कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सेफ है फुटपाथ पे वॉक करने से। अगर आप फुटपाथ पे वॉक करेंगे हो सकता है कि आप स्लिप हो जाएं एंड यू गेट इंजर्ड। सेकंड, डिफेंड अगर शो करते कि वो ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि वो लॉ से कंप्लाई करे। फॉर एग्जांपल ही वाज एन इमरजेंसी, कोई पर्सन इंजर्ड था उसकी फैमिली मेम्बर में से, तो उनको लेके वो हॉस्पिटल जा रहा था, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। थर्ड और सबसे बड़ा डिफेंस कि प्लेंटिफ कंट्रीब्यूटली नेग्लिजेंट था, मेरी गलती तो थी ही बट प्लेंटिफ खुद भी नेग्लिजेंट था। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है डिफेमेशन पर्सी, जब हम डिफेमेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये डिस्कस होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड देयर इज स्टिल वन मोर थिंग, इलीगल पर्सी, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं आपको इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इनमें आपके लिए कुछ केस लॉज है, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप इन पे हमारी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आई वाज टू लिटिल बिट डूइंग योर वर्क। इफ यू थिंक सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।